नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण प्रबंधन। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, परि मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण मतलब घेरा, जो हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की गैसों का एक आवरण है, वही पर्यावरण है। पर्यावरण विभिन्न जीव जंतुओं के जीवन का एक आधार है। मानव पर्यावरण में रहकर ही अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। साथ ही साथ विकास कार्यों को संपन्न करता है। इसमें कहीं न कहीं पर्यावरणीय क्षति भी होती है। पर्यावरण संपूर्ण जीव जगत का आधार है। पर्यावरण संपूर्ण जीव जगत का आधार है, जो आदिकाल से इसके उद्भव, एवं विकास में सहायक रहा है। यानी पर्यावरण संपूर्ण जीव जगत के जीवन का आधार है, जो आदिकाल से इसके उद्भव एवं विकास में सहायक रहा है, तथा भविष्य का विकास भी इसी पर निर्भर है। यानी मानव पर्यावरण में रहते हुए अपने भविष्य के विकास इसी पर निर्भर है। इसी कारण मानव पर्यावरण का निरंतर उपयोग कर अपने विकास मार्ग को प्रशस्त करता जा रहा है। इसी कारण से मानव अपने विकास कार्यों का लगातार आगे बढ़ा रहा है और पर्यावरण का उपयोग करता जा रहा है। कहीं वह पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, तो कहीं उसका शोषण भी करता है। यानी कहीं मानव पर्यावरण के साथ समायोजन करता है, तो कहीं उसका शोषण करता है। यह क्रम जो है अनवरत चलता रहता है। यह क्रम मानव के विकास का क्रम, समायोजित और शोषण दोनों का क्रम लगातार चलता रहता है। किंतु इसमें व्युत्क्रम उस समय आता है जब हम पर्यावरण के मूल तत्वों को नष्ट करने जब हम पर्यावरण के मूल तत्वों को नष्ट करने लगते हैं, जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसको प्रभावित करने लगते हैं अथवा उन्हें प्रदूषित करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण कारक या घटक या तत्व, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण के अनेक कारक, तत्व या घटक
अपनी स्वाभाविक प्रकृति, ये तत्व कारक या घटक जो है अपनी स्वाभाविक प्रकृति, अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया को, अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया करने में समर्थ नहीं रहे, अपनी प्राकृतिक क्रिया करने में धीरे धीरे समर्थ नहीं रहते हैं, उनमें ह्रास होने लगता है और पारिस्थितिक संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है और पारिस्थितिक संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है। फलस्वरूप मानव को अनेक प्रकार की आपदाओं, जिसके कारण मानव को अनेक प्रकार के आपदाओं का सामना करना पड़ता है, यानी जिसके कारण मनुष्य को अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। न केवल मानव बल्कि धरातल पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी एवं वनस्पति का अस्तित्व भी संकट पूर्ण, यानी धरातल पर न केवल मानव बल्कि जीव जंतु, अनेक प्रकार की वनस्पतियां का अस्तित्व भी संकट पूर्ण हो जाता है, का अस्तित्व भी संकट पूर्ण हो जाता है। पर्यावरण के अत्यधिक शोषण से, पर्यावरण के अत्यधिक शोषण से, पर्यावरण के अत्यधिक शोषण से आज संपूर्ण विश्व संकट में है। पर्यावरण के अत्यधिक शोषण से आज संपूर्ण विश्व जो है संकट में है और यह संकट निरंतर गहराता जा रहा है। और जो ये मानव के द्वारा पर्यावरण के घटकों को हानि पहुंचाई जा रही है, यह संकट, यह आपदा, यह विपदा संपूर्ण विश्व में यह संकट गहराता जा रहा है। यही कारण है कि आज विश्व में पर्यावरण संकट, पर्यावरण अवकर्षण, इन्हीं मूलभूत कारणों की वजह से अब वर्तमान समय में पर्यावरण संकट, पर्यावरण अवकर्षण, जल, वायु, भूमि, सौर, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं का संकट, जीव जगत के नष्ट होने का संकट, प्राकृतिक आपदाओं का संकट, जीव जगत के नष्ट होने का संकट, साथ ही साथ ओजोन परत में छिद्र, ओजोन लेयर में छिद्र, तापमान में निरंतर वृद्धि। अभी आप देखे हैं इस वर्ष गर्मी जो है कितनी प्रचंड रूप में पड़ी है, तो तापमान में वृद्धि आदि अनेक तथ्यों पर निरंतर विचार विमर्श हो रहा है। ये अनेक तथ्य ऐसे हैं जिन पर विचार विमर्श हो रहा है। वैज्ञानिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री आदि सभी पर्यावरण की संकट के प्रति चेतावनी दे रहे हैं। भूगोलविद, वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री,
राजनीतिक और समाजशास्त्री आज सभी जो है पर्यावरण के संकट के प्रति चेतावनी दे रहे हैं। इसमें अनेक लोग निराशावादी दृष्टिकोण के हैं। इसमें अनेक लोग निराशावादी दृष्टिकोण के हैं। उनके अनुसार ये संकट और अधिक होता जाएगा। यानी जो इसमें निराशावादी दृष्टिकोण के लोग हैं, उनके अनुसार यह संकट और अधिक होता जाएगा। यहां तक कि मानव सभ्यता को भी, यहां तक कि मानव सभ्यता को भी यह संकट समाप्त कर देगा। जो निराशावादी लोग हैं, उनके अनुसार पर्यावरणीय क्षति जो है मानव सभ्यता को ही धीरे धीरे समाप्त कर देगा। इस खतरे से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता। यानी धीरे धीरे पर्यावरणीय कारकों की क्षति जो हो रही है, उसका कुप्रभाव कहीं ना कहीं हम सभी को विभिन्न प्रकार रूपों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो या तापक्रम में बढ़ोतरी, इनके रूप में हमारे सामने वो लगातार आता जा रहा है। किंतु जो निराशावादी दृष्टिकोण के लोग हैं, वो कह तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इससे भयभीत होने की अपेक्षा, इससे भयभीत होने की अपेक्षा इनको समाप्त या कम करने की आवश्यकता है। यानी जिन चीजों से पर्यावरणीय घटकों को समस्याएं आ रही हैं, उनकी क्षति हो रही है, तो हम ऐसे कार्यों को इस हिसाब से करें कि हमारा विकास कार्य भी बढ़ता रहे और पर्यावरण की गुणवत्ता भी प्रभावित ना हो। अपने विकास क्रम को भी बढ़ाए रखें और पर्यावरण के घटकों का भी सम्मान करें। ओजोन परत जो छिद्र बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं उससे हम आने वाले दिनों में प्रभावित होंगे, हो भी रहे हैं। तो इन सब से बचा जा सकता है। तो इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है, न ही इनको कम करने की आवश्यकता है। और इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान समय में जिस विचारधारा को न केवल बल मिल रहा है, अपितु इस दिशा में सर्वत्र, बल्कि इस दिशा में सर्वत्र पर्याप्त कार्य भी हो रहा है, बल्कि इस दिशा में सर्वत्र पर्याप्त कार्य भी हो रहा है। अर्थात पर्यावरण का उचित उपयोग, अर्थात पर्यावरण का उचित उपयोग, उचित प्रबंधन, जिससे वो अधिक से अधिक मानव उपयोगी हो,
जिससे वो अधिक से अधिक मानव उपयोगी हो तथा कम से कम प्रदूषित हो तथा पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। पारिस्थितिक चक्र सदैव चलता रहे। पारिस्थितिक तंत्र सदैव चलता रहे। पर्यावरण प्रबंधन की अगर देखा जाए तो सामान्य परिभाषा पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत नियोजन, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं उचित निर्णय। पर्यावरण प्रबंधन, चूंकि आज हमारा जो विषय है तो पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नियोजन, विश्लेषण, मूल्यांकन और उचित निर्णय द्वारा सीमित संसाधनों का उपयोग संसाधन मतलब रिसोर्स से तात्पर्य होता है कि जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। संसाधन शब्द से अभिप्राय है कि जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वो रिसोर्स संसाधन कहलाते हैं। तो सीमित संसाधनों का उपयोग, यानी संसाधनों का हम कम मात्रा में उपयोग करें, अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करें और संसाधनों को सीमित मात्रा में उपयोग करें। तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन आवश्यक है। और प्राथमिकता में देखा जाए तो परिवर्तन जो है आवश्यक है, जिससे वास्तविक जीवन में वे उपयोगी हो सके। वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण प्रबंधन एकमात्र मार्ग है। वर्तमान समय अगर कुछ है तो केवल पर्यावरणीय प्रबंधन ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा पर्यावरण संकट को नियंत्रित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रबंधन ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा पर्यावरणीय संकट को टाला जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रबंधन अगर देखा जाए तो यह एक बहुत विशद विषय है। पर्यावरण प्रबंधन अगर देखा जाए तो यह एक बहुत विशद विषय है। यहां इसके मूल स्वरूप को, पर्यावरण प्रबंधन जिसमें हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण के गुणवत्ता को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि पर्यावरण ही संपूर्ण जीव जगत का आधार है। पर्यावरण ही संपूर्ण जीव जगत का आधार है, जो आदि काल से इसके उद्भव, जो यानी पर्यावरण संपूर्ण जीव जगत का आधार है, जो इसके आदि काल से इसके उद्भव एवं विकास में सहायक रहा है।
पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता क्या। देखा जाए तो पर्यावरण प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। पर्यावरण प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति से व्यक्ति, समुदाय से समुदाय तथा प्रदेश से प्रदेश में भिन्नता रखती है। यानी पर्यावरण प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जो व्यक्ति से व्यक्ति, समुदाय से समुदाय और प्रदेश से प्रदेश में भिन्नता रखती है, क्योंकि पर्यावरण का स्वरूप भिन्नता से युक्त है। क्योंकि पर्यावरण का जो स्वरूप है वो भिन्नता से युक्त है तथा इसके विभिन्न घटकों का अनुपात तथा पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के कारक हैं, इनका अनुपात जो है, इनका अनुपात स्थान स्थान पर भिन्नता लिए होता है। यानी पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के तत्व जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता लिए हुए होते हैं। मानव ने पर्यावरण के निरंतर उपयोग से जहां प्रगति किया है, मानव ने पर्यावरण के निरंतर उपयोग से जहां प्रगति किया है, वहीं अपने पर्यावरण ज्ञान से भी जहां एक तरफ प्रगति किया है, वहीं एक दूसरी तरफ अपने पर्यावरण ज्ञान से समुचित वृद्धि की है। और आज मानो प्राकृतिक एवं जैविक अंतर संबंधों की सूक्ष्मता को समझने में समर्थ हुआ है। यानी वर्तमान समय में मानव प्राकृतिक और अंतर संबंधों को सूक्ष्मता से समझने में समर्थ हुआ है। इसके साथ ही उसने पर्यावरण का अधिकतम उपयोग करना प्रारंभ किया है। यानी इसके साथ ही मानव ने अधिकतम पर्यावरण का उपयोग करना प्रारंभ किया है। परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव न केवल जीव जगत पर अपितु पर्यावरण के घटकों का भी हो रहा है। यानी इस मानव के इस विकास क्रम से उसका कुप्रभाव न देखा जाए तो उसका कुप्रभाव मानव पर तो पड़ ही रहा है, जीव जगत पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण के घटकों को भी वो प्रभावित कर रहा है और उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया में व्यवधान आने से एक ओर प्राकृतिक आपदाओं का बोलबाला हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव अनेक मानसिक और शारीरिक व्याधियों से ग्रसित होता जा रहा है। मानव अनेक प्रकार की बीमारियों से, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, से निरंतर ग्रसित होता जा रहा है। जीवों एवं पादपों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। यानी पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी के कारण जीवों और पादपों की अनेक
प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। संसाधनों के समाप्त होने का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। यानी संसाधनों समाप्त होने का संकट संसाधनों के दिनंतर गहराता जा रहा है। कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं जिनका निर्माण हम त्वरित कर ले सकते हैं, लेकिन कई संसाधन ऐसे होते हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। वो कोई क्षणिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है कि वो संसाधन बनकर तैयार हो रहे हैं मानव के सामने। तो वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा पर्यावरण की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने और पर्यावरण की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने का मूल्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का युक्त संगत उपयोग, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, आर्थिक मूल्यों को नई दिशा प्रदान करना तथा शुद्ध पर्यावरण प्रदान करना है। यह कार्य एकाकी अथवा संस्था का ना होकर, यानी ये जो कार्य है यह बहुत बड़ा योजना है, ये एकाकी या किसी संस्था का ना होकर सामूहिक रूप से ही संभव है। इसमें प्रशासन, अनेक सामाजिक संस्थाएं और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम पर्यावरण को शुद्ध चाहते हैं, यदि हम पर्यावरण को शुद्ध चाहते हैं तथा भविष्य में उसे पर्यावरण को भविष्य में उस स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक रखना चाहते हैं, तो हमें प्रबंधन पर समुचित ध्यान देना होगा। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में स्वच्छ पर्यावरण और पर्यावरण को स्वास्थ्यवर्धक रखना है, तो हमें इसके प्रबंधन पर समुचित ध्यान देना होगा। पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित जो बिंदु है वो हम उनको इस प्रकार से कह सकते हैं। पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित जो बिंदु हैं उनको वो इस प्रकार है। नंबर 1, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। पर्यावरण के जो अनेक प्रकार के घटक हैं उनको दूषित होने से बचाना है। मानव की पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा, मानव को पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा। साथ ही साथ नंबर 3, यानी पहला, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को प्रदूषित होने से बचाना है, यानी पर्यावरण के जो अनेक प्रकार के कारक और तथ्य हैं उनको जो है बचाना है। दूसरा, मानव की पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा है। और तीसरा, विलुप्त होती प्रजातियों का
संरक्षण करना है। चौथा प्रकार जो है, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं में पर्यावरण प्रबंधन हेतु समन्वय करना है। अनेक प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं में पर्यावरण प्रबंधन हेतु समन्वय करना। विकास अगला है नंबर 5, विकास योजनाओं का पर्यावरण प्रभाव के दृष्टिकोण के विश्लेषण करना। विकास योजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिकोण से विश्लेषण करना। नंबर 6, पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नीति में सहयोग करना। यानी पर्यावरण से संबंधित जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अनेक प्रकार की अनेक नीतियां हैं, उनमें सहयोग प्रदान करना। नंबर 7, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निरंतर पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था करना। यानी पर्यावरण की गुणवत्ता को किस प्रकार से बनाए रखा जाए, इसके लिए लगातार पुनरीक्षण निरीक्षण हेतु व्यवस्था करना। नंबर 8, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पर्याप्त मानवीय एवं संस्थागत साधनों को जुटाना। नंबर 9, पर्यावरण चेतना जागृत करना। मानव में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना तथा पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था करना। पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 10, प्रबंधन हेतु किए गए उपायों के परिणामों की सतत जांच और सुधार करना। प्रबंधन हेतु किए गए उपायों के परिणाम की सतत जांच और सुधार करना। नंबर 11, पर्यावरणीय नियोजन हेतु प्रारूप तैयार करना। पर्यावरणीय नियोजन हेतु प्रारूप तैयार करना। नंबर 12, पर्यावरण के विविध पक्षों पर शोध। पर्यावरण के अनेक पक्षों पर शोध कार्य कर उसे आकर्षित होने से बचाना। यह जो है पर्यावरण प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कहीं न कहीं मानव को इन पर लगातार विचार करना होगा, जिससे उनका विकास का क्रम भी चलता रहे, साथ ही साथ पर्यावरणीय कारकों या पर्यावरण के घटकों की गुणवत्ता भी बनी रहे। वास्तव में पर्यावरण प्रबंधन वर्तमान युग की राष्ट्रीय आवश्यकता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो पर्यावरण प्रबंधन जो है वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये न केवल हमारे देश की अपितु संपूर्ण विश्व की आवश्यकता है। ये न केवल भारत देश की अपितु संपूर्ण विश्व की ये आवश्यकता है। अतः इस पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। अतः इस पर समुचित ध्यान देना
आवश्यक है। भू पारिस्थितिकीय व्यवस्थाओं के आधार पर पर्यावरण के विभिन्न घटकों का समाकलित प्रबंधन किया जाना नितांत आवश्यक है। वैसे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानव को पर्यावरण प्रबंधन के प्रति जागरूक होने की नितांत आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं, आपदाएं आएंगी जिनसे मानव जीवन, जीव जगत और अनेक वनस्पतियां प्रभावित होंगी। तो हम सभी का कर्तव्य है भी है, यानी सरकार तो अपना काम करे ही, लेकिन हम सभी लोग अपना कर्तव्य कि हम उन चीजों का उपयोग कम करें जिससे इन प्रकार की क्षति हो रही हो, जिससे इस प्रकार का नुकसान हो रहा हो। क्योंकि हम अपनी आवश्यकताएं तो पूरी करें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि इन्हीं पर्यावरणीय दशाओं, पर्यावरणीय तथ्यों, पर्यावरणीय कारकों के द्वारा भी हमारी भविष्य की अनेक योजनाओं संपादित होनी है। इन्हीं के माध्यम से हमारी भविष्य की अनेक विकास की योजनाएं संपादित होंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित है कि उसका कुप्रभाव हम सभी को देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो सरकार की नीतियां हैं, वो उन नीतियों का हम सभी को पालन करना होगा, जिससे मानव अपना विकास कर सके, साथ ही साथ मानव अपना विकास कर सके, साथ ही साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बनाए रखे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का विषय जो हमारा था पर्यावरणीय प्रबंधन, यह सभी आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।